जामे कराची में दाखिला एक सुहाना ख्वाब होता था। जिस किसी को दाखिला मिल जाता था तो अपने आप ऐसे चलता था जैसे हवा में उड़ रहा हो, चाहे वो लड़की। वो नामवर लोग उधर से तालीम हासिल करके गए जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन। एक लेफ्ट की सियासत थी, एक राइट की सियासत थी। 36 साल बाद चशमदीद गवाहों ने पर्दा उठा दिया। जी हाँ, 8 जुलाई 1989 सौदा जामे कराची PSF के तुलबा को जिस बेदर्दी से घुसकर दहशतगर्दों ने मारा था और दर्जनों जख्मी किए थे और घंटों लाशें नहीं उठाने दी थी। आज आप MNA हैं, MPA हैं, मिनिस्टर हैं, बिजनेसमैन हैं। क्या आपने सोचा कि आपने जामे को क्या दिया? आज जामे कराची पुकार रही है आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं नवेद ज़ुबैरी और आप देख रहे हैं सिचुएशन रूम। नाज़रीन, आज के हम प्रोग्राम में अपने कराची की जामा कराची जिसका कि हम पे कर्ज है वो उतारने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा अपने हिस्से का दाना डाल रहे हैं। नाज़रीन, जामा कराची एक सुहाना ख्वाब होता था। जामा कराची में दाखिला एक सुहाना ख्वाब होता था शहर के लड़के और लड़कियों में। आज एक डरावना ख्वाब बन गया है। इसके जिम्मेदार कौन? वो जामा कराची जिसके दाखिले के लिए कितनी दुआएं, कितने वजीफे, कितनी मेहनत, क्या क्या चीज़ें नहीं होती थी, और जिस किसी को दाखिला मिल जाता था तो अपने आप ऐसे चलता था जैसे हवा में उड़ रहा हो, चाहे वो लड़की हो लड़का हो। जामे कराची से पॉइंट से उतरने वाले स्टूडेंट को वहाँ बैठे लड़के लड़कियाँ ऐसे हसरत की निगाह से देखते थे कि जैसे कोई अजूबा आ रहा हो। मुल्की तो मुल्की, गैर मुल्की तुलबा तालबात की बड़ी तादाद इस जामे कराची में तालीम हासिल करके गई। बड़े बड़े ओहदों पे मिनिस्टर रहे और प्रोफेसर रहे, बहुत कुछ रहे। उसके बारे में हम इस प्रोग्राम में बताएंगे। जैसे कि आपको प्रोमो से पता लगा, इस प्रोग्राम में हम जामे कराची की वो स्याह दिन, वो स्याह रात भी बताएंगे जो 8 जुलाई 1989 में गुजरी, जिसमें 3 तुलबा को शहीद किया गया और दर्जन भर लोगों को भी जानते ही मार दिया गया था। लाइन में खड़े होके उन पे जिस तरह की गोलियां चलाई गई थी वैसे कुछ बच गए, कुछ शहीद हो गए। उस वाक़ये के चशमदीद गवाहों का आंखों देखा हाल हम इस प्रोग्राम में आपको सुनाएंगे। उन्होंने जो कुछ देखा, वहाँ मौजूद थे, खुशकिस्मती से बच गए। 36 साल बाद आज वो अपनी ज़ुबान खोल रहे हैं, वो सब भी हम बताएंगे। नाज़रीन, हम शुरू करते हैं अबू हलीम भाई से। अबू हलीम अलीगढ़ के प्रोफेसर, शोबे के हेड अबू बकर अहमद हलीम पूरा नाम था उनका। उनको 1951 में जामा कराची का जब एक्ट बन रहा था, जब तो उसके लिए पहले वाइस चांसलर उनको बनाया गया कि आप आएँ और कोशिश करें और एक ऐसी जामे इधर भी दें जैसे कि अलीगढ़ में है। उनकी तलाश में क्या क्या चीज़ें थी, इतना मेरे पास नहीं है, फिर कभी करूँगा एक प्रोग्राम इसी पे भी। तो बहरहाल उनकी अनथक मेहनतों से ये जामे कराची की पहली बुनियाद रखी गई और उसके बाद एक ना रुकने वाली मेहनत का सिलसिला शुरू हुआ। दुनिया भर से प्रोफेसर्स, आर्किटेक्ट, ब्यूरोक्रेसी के लोग और हर तरह के लोगों ने अपना अपना हिस्सा डाला और 12 मील परे एक ऐसी दरसगाह की बुनियाद रखी गई जिसका नाम जामे कराची था। और उसने दुनिया के वो नामवर लोग पैदा हुए, वो नामवर लोग उधर से तालीम हासिल करके गए जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने क्या दिया, ये भी एक मौजू होगा बाद में कि जामे ने तो अपना किरदार अदा किया, वो क्या कर रहे हैं। मुख्तलिफ VC आते रहे, अपनी अपनी मेहनत दिन रात करते रहे, बहुत सारी मेहनत हुई। उसका मैं अगर उसका जिक्र करूं तो कई घंटे गुजर जाएं खाली इसकी बुनियाद रखने तक। तो बहरहाल 60 की दिहाई शुरू होती है, 8-9 साल बाद जामे बन चुकी होती है, उसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट खुल गए होते हैं
और जनाब कराची के तुलबा तालबात हॉस्टल में भी रह रहे हैं। पूरे पाकिस्तान से, कराची के अलावा पूरे पाकिस्तान से तुलबा तालबात आते हैं, वहाँ से दाखिला लेते हैं। हर इदारे, हर अखबार, उस वक्त तो न्यूज़ चैनल नहीं होते थे, कॉलम लिखे जाते थे। कॉलम में जामे कराची का जिक्र बड़े सुरूर के साथ होता था, बड़ी दिलचस्पी के साथ लिखा जाता था। उसी ज़माने में एक कॉलम बहुत ही मशहूर था, 12 मील परे, क्योंकि ये जो सेंट्रल था कराची उससे 12 मील दूर था, और उसको इस तरह पढ़ते थे जैसे कि अमीर हमजा की दास्तान नहीं, बच्चे जो अलिफ लैला वगैरह पढ़ते हैं तो जवान और स्टूडेंट ऐसा पढ़ते थे, और उनकी ज़िंदगी का ख्वाब था कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन। और ये बात सच थी, जिसका एडमिशन हो जाता था वो फिर बन जाता था, फिर वो मुड़ के नहीं देखता था, वो बन जाता था। 70 की दिहाई आती है, मैं शॉर्ट करके जल्दी करता हूँ, मैं अपने से जाऊँ। 70 की दिहाई आती है, जामा की शोहरत पूरी दुनिया में फैल जाती है, रिसर्च सेंटर इसके होते हैं, उसकी लाइब्रेरी में ऐसी किताबें, नादिर किताबें, रिसर्च होती थी, पूरी आधी मिडनाइट तक वो लाइब्रेरी खुली होती थी। दूर दराज से, शहर से भी, हॉस्टल से भी इसमें लोग आते थे और उसमें इस्तेफादत करते थे। कैफेटेरिया, कैंटीन, एक ऐसा जैसे कि इस वक्त दुनिया की बड़ी उस चीज़ जैसे आप देखते हैं, वो थी 70 की दिहाई में जामे कराची, जिसको कहते हैं कि एक सुहाना ख्वाब था जामे कराची में एडमिशन, पढ़ना और पढ़ाना। ओहो, पढ़ाना तो जो काबिल प्रोफेसर मुल्क भर के होते थे उनकी कोशिश होती थी वो वहाँ पढ़ाएं, और दुनिया भर से आए प्रोफेसर्स और वहाँ पढ़ाया। और एक एजाज़ हासिल था कि मैं जामे कराची में प्रोफेसर क्या, लेक्चरार होने का भी, एक लैब असिस्टेंट का भी बड़ा वो होता था, जामे कराची का लैब असिस्टेंट जा रहा है, तो आप सोचें उसकी क्या चीज़ होगी। मैं अल्फाजों से उस जगह तक नहीं पहुंचा सकता, आपको सोचना पड़ेगा, उस जगह जाना पड़ेगा। कुछ तस्वीरों के विजन से दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा माहौल, चिल माहौल, लिबरल माहौल, और कोई चीज़ें नहीं उसमें ऐसी कि जिसमें मुकाबले के रुझान भी था, स्पोर्ट्स भी थे, हर तरह का वो था, और सियासत भी थी। एक लेफ़्ट की सियासत थी, एक राइट की सियासत थी। 1980 की दिहाई के करीब हम जब पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे तुलबा इलेक्शन भी होते हैं, कभी कोई जीतता है, कभी कोई जीतता है, जैसा मुल्क की चीज़ें होती हैं। फिर आ जाता है एक ऐसा दौर जो मुल्क में ज़ियाउल हक की सियारात आती है, मार्शल लॉ की, पूरा मुल्क पे एक अंधेरा सा छा जाता है, जिसका असर जामे पे भी पड़ता है। वो जामे जो एक रोशनी का मीनार था, जिसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है बोलने के कि वो क्या था, उस पर भी इसका असर पड़ता है। और उस वक्त की एक तुलबा तंजीम जमात इस्लामी की जमीयत, वो बड़ी पावर में आ जाती है, और वो ना सिर्फ पावर में आ जाती है, पावर में तो आना होता है, कोई बात नहीं, क्योंकि मुल्क में इस्लामी निज़ाम टाइप चीज़ें शुरू हो गई थी तो उसका असर तो पड़ना था। लेकिन हुआ ये कि उन्होंने यूनिवर्सिटी में डंडा उठा लिया जनाब, वो लेफ्टिस्ट और लिबरल, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। एक स्टूडेंट अपनी कुलीग स्टूडेंट से बात करना जो है ना, वो डंडे खाने की होता था। कोई जीन्स में है, वाइट शर्ट है, बाहर है, गोल्डी का पैकेज है तो डंडा, चल भैया, क्लासों से निकाल के पीटा। और पीपल्स पार्टी का नाम लेना और उधर जो है ना बैज लगाना भी मना था, और बड़ा ही वो था, NSF थी, DSF थी, रोज़ पिटना था, मगर फिर भी सियासत थी वो लिबरल की, वो चल रही थी। बार ये वो दौर से गुजर रहा था जिसका असर था। फिर आता है, मगर फिर भी जामे चलती रही, कोई बड़ी चीज़ें नहीं हुई, इक्का दुक्का वाक़यात होते थे, घुटन का माहौल था, बहुत घुटन के माहौल में। फिर आता है लेट 80s, उसमें थोड़ी सी सियासत चेंज होती है, ज़िया भी कमज़ोर होता है, और भुट्टो की फांसी की बात बता रहा हूँ, बेनज़ीर भी पाकिस्तान आ जाती है, एक लिबरल माहौल ऊपर आ जाता है। और उसके बाद PSF का एक नौजवान लीडर नजीब शहीद पैदा होता है, और वो बड़ा नाम कमाता है, और वो जमीयत को फारिग कर देता है तकरीबन तमाम तालीमी इदारों से। उनकी ये डंडा वंडा बरदार फौज खलब कर देती है। जहाँ एक गाने की म्यूज़िक नहीं हो सकती थी कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में, फिर म्यूज़िकल प्रोग्राम भी होते हैं, तुलबा तालबात साथ बात भी करते हैं, बहुत अच्छा माहौल जैसे था उस जगह पे आ जाते हैं। लेकिन ज़िया का एक बोया हुआ बीज भी पनप गया होता है, वो होता है लिसानियत के बीज जो उसने बोया था अपने माशाल्लाह दौर में। और एक एपीएमएसओ तंजीम जिसको जमात ने मार के कराची में उनके बानी अल्ताफ़ हुसैन को निकाल दिया था, वो एक कदावर दरख्त बन के MQM की शक्ल में इस शहर में आता है, और 88 में तमाम ही सीटें कराची की जीत जाता है, हैदराबाद की। सारे MNA MP मिनिस्टर तकरीबन जामे कराची से पढ़े हुए वो उधर पहुंच जाते हैं।
और फिर जो माहौल शहर का होता है उसका असर तालीमी इदारों में पड़ता है। तालीमी इदारों में, कॉलेजों में झगड़े शुरू हो जाते हैं। फिर वो किसी की, जब आदमी ताकत में आता है, पता नहीं क्यों, कोई भी तंजीम हो, पॉलिटिकल पार्टी, वो सबसे पहले जो दूसरी पार्टियाँ होती हैं उनका गला घोटती है, डंडा सबसे पहले उन पर उठाते हैं। खुद उन पे उठ चुका होता है पहले, जैसे इन पे उठ चुका था, लेकिन उन्होंने वो नहीं सोचा। उन्होंने बोला हम हैं तो और कोई नहीं, बस हम। NSF मारो, DSF मारो, PSF मारो, PSA मारो, मतलब तालीमी इदारों में ये रुझान दिया गया। कोई बड़ा उनको मना करने वाला नहीं था। माहौल ख़राब हुआ शहर का, तालीमी नुकसान हुआ, बड़े बड़े अजीब नारे लगे, कलम बेचो, VCR बेचो, अतला खरीदो शहर में। इन्हीं दिनों का एक वाक़या, अब हम आते हैं असल वाक़े पे, जिसकी वजह से जामे कराची वो सुहाना ख्वाब से डराने ख्वाब में, उसकी एक बहुत बड़ी, और तो बहुत वजूहत भी हैं, लेकिन ये वो एक तारीखी दिन था 8 जुलाई 1989 का। मेरे भी बहुत करीबी साथी थे, मैं भी उन दिनों तुलबा सियासत में बड़ा एक्टिव रोल अदा करता था। कराची की PSF की मरकज़ी काबीना का एक मेंबर भी था। हमारी बड़ी कोशिश थी, मेरी और APSO की भी, जो उस वक्त गवर्नर बने बाद 4-5 थे, नदीम एहसान और लोगों के साथ मिलकर कमेटी थी जो अमम कायम करती थी तालीमी इदारों में कि झगड़े ना हों। लेकिन APSO का तो काम ही नहीं था ना। PSF APSO में तो बहुत अच्छी बातचीत थी, लेकिन MQM वो किसी को बर्दाश्त नहीं करती थी, खासतौर से नजीब उनसे टॉलरेट नहीं हो रहा था। तो एडमिशन थे कराची यूनिवर्सिटी में, लिस्टें लग रही थी, 8 जुलाई की सुबह थी, बड़ी अच्छा माहौल था। जिस दिन एडमिशन की लिस्ट लगती थी जामे कराची में और तालीमी इदारों में, एक अच्छा दिन होता है, वो दिन सबको वेलकम किया जाता है। बहरहाल उस दिन सुबह सुबह 3 ट्रकों में, 2 बसों में भर के लोग आए और उन्होंने जो 8 लबी PSF कॉर्नर था उधर बैठे लोगों पे फायरिंग की। और उसके बाद का जो वाक़या है मैं नहीं बताऊंगा, आप सुनेंगे उन चशमदीद गवाहों से जो उस वक्त मौजूद थे कि उस वक्त क्या देखा, क्या हुआ, और उसके बाद जो कुछ हुआ फिर मैं आपको उसके बाद बताऊंगा। तो आपको ले चलते हैं हम जामे कराची की वो जगह जहां ये वाक़या हुआ। यही वो ख़ास मकाम है और तमाम ही हमारे दोस्तों की शहादतें इसी मकाम पर हुई हैं। और सबसे पहले जो गोली जो लगी वो शहीद अदीलुल्लाह उज्जैन थे, जो कि गेट से निकल कर हॉस्टल की तरफ जाना चाहते थे। तो ये वो मकाम है कि जहाँ पर उनको गोली लगी और उसके बाद, और जब अजीज़ुल्लाह उज्जैन यहाँ शहीद हुए तो हमारे दूसरे साथी उन्होंने एक पनाह के तौर पे जिम्नाजियम के अंदर अंदर चले गए ताकि वो बच सकें, क्योंकि पूरे शहर से, ना सिर्फ यूनिवर्सिटी से, हमें तो नज़र ही नहीं आ रहा था कि कोई तालिब इल्म का किसी से झगड़ा हो रहा है। ऐसा लग रहा था कि ग्रोह के ग्रोह यहाँ पर आए। असल देखिए ना, बात तो ये हुई है कि अगर वो लोग जेनवन होते, यूनिवर्सिटी के होते, तो वो तो दे नो अबाउट कि कौन सुहेल है, कौन अजीज़ुल्लाह उज्जैन है, कौन ये है, कि उन्हें तो ये पता नहीं था। वो तो शायद इसलिए आए थे कि बस जो मिले उसे हमने मारना है। और ऐसा लग रहा था कि जो ज़िम्मेदारान हैं वो इस वक्त के यहाँ के सूबाई और इलाकाई जो ज़िम्मेदारान है वो तक मौजूद है और वो लीड कर रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल ये सिचुएशन। तो महमूद यहाँ पे कौन जख्मी हुए थे? महमूद जख्मी हुआ, यहाँ जी शाहिद हुए थे, जिनका बाद में इंतकाल हो गया। शाहिद हुए थे महमूद कुरैशी थे, वो हॉस्टल की तरफ जाना चाह रहे थे तो उनको दूर से गोलियां पहले मारी गई, फिर करीब आकर कंफर्म किया गया और मुग़ल्लज़ात बकी गई कि भाई आप हैं, ये तुम्हारा नाम है महमूद। और जाहिर है कि उनको फिर बचाने वाली ज़ात अल्लाह सुब्हानहू तआला की है, तो वो बेहोश हो गए। 12-15 गोलियां लगी, वो बेहोश हो गए। और सुहेल रशीद वगैरह जब ये लोग महसूर हो गए अंदर, तो इन्हें बाहर बुलाया गया कि हम आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, आप लोग जा सकते हैं, जैसे आम तालिब इल्म है जी, जो तो निकल सकते हैं। फिर उसके बाद तमाम को लाइन में खड़ा करके नाम पूछे गए कि आप में से कौन क्या है। तो बाद में बचाने की कोशिश की अपने आप को, लेकिन बिला तफरीक उन्होंने गोलियों की। और हारून का तो नाम पूछ कर, अच्छा, हारून पिन पॉइंट के हारून किसका, जी जी, तो उसको तो नाम पूछ कर AK-47 यहाँ रख के चलाई गई है। और ये कहने की बात नहीं है, तमाम तालिब इल्मों ने देखा, हमने देखा कि 1.5 साल तक उनके जो भेजे के ब्रेन के पार्ट्स हैं वो लगे रहे दीवार पर। जी जी, ये अब तो यहाँ पे तामीरात हो गई हैं। आप थोड़ा सा आगे जाएँ तो वो जगह है कि जहाँ खड़ा करके मारा गया था।
तो बेसिकली यही था, तो ये वही मुकाम है कि जहाँ अपनी तरफ से तो उन्होंने तमाम लोगों को शहीद कर दिया था। आप उस दिन जामे कराची में थे, आपने क्या देखा, क्या कुछ बताएं इस बारे में? मैं नवेद उस दिन आया था, मैं बेसिकली गांव गया था, तो मैं जैसे गेट पर पहुंचा कराची यूनिवर्सिटी के, तो वहाँ पर यहाँ अंदर फायरिंग चल रही थी। मुझे एक लड़की आई भागते हुए जो मुझे जानती थी इधर आर्ट्स लॉबी में, तो उसने कहा कि शहला और समीना यास्मीन और 2-3 लड़कियां जो हैं एमक्यूएम के घेरे में हैं, शायद उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। तो मैं अंदर आया तो ये बस स्टैंड पर वो एक लड़का एमक्यूएम का गन लेकर उन पर खड़ा हुआ था और वो बड़ी परेशान थी। तो मैंने आते ही गाड़ी उस पर ऐसे मार कर उसको धक्का दिया, वो गिरा और शहला वालों को मैंने गाड़ी में बिठाया। शहला रज़ा जो आजकल एमएनए है, और समीना यास्मीन अपनी एक शायरा है हमारी, बड़ी अच्छी पार्टी की वर्कर थी, और तीसरी लड़की भी थी। बहरहाल मैं जैसे गाड़ी में बैठे तो एमक्यू वाले भागते हुए उन लोगों ने फायरिंग की मेरी गाड़ी पर और बड़े बड़े पत्थर उठाकर उसको गाड़ी को मारे जिससे शीशे टूट गए। तो उसके बाद मीडिया में ये खबर आ गई कि जी अपना फायरिंग के बाद कुछ लड़के ज़ख्मी हुए हैं। ये उन दिनों में तो एमक्यू का इतना असर नहीं था। अब एमक्यू ने अपना असर छोड़ने के लिए हुजूल में इन नौजवानों को शहीद कर दिया, और उस दिन जो है हमारे ये बच्चे मासूम झगड़ा एपी में था, एपी में आए जो लोग थे वो एमक्यूएम और एपीएमएसओ के मिलकर ही थे। मतलब तो मुझे उस झगड़े का प्रॉपर उस वक्त तक पता भी नहीं था। उस वक्त जो है मैं कराची यूनिवर्सिटी छोड़ चुका था और यहाँ दूसरे दोस्त थे, मैं तो जस्ट इधर मिलने के लिए आया। लेकिन गेट पर जब पता चला कि हमारी साथी लड़कियाँ, जो आज भी शैला रज़ा कहती है भाई आपका मुझ पर एहसान है, अगर उस दिन आप हमें नहीं लेकर निकलते तो हो सकता है वो हमें भी मार देते। तो बाकी अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, हमारे साथियों को उनको जन्नत में जगह दे दे। हमारी दुआएं हमेशा उनके साथ हैं। आज भी इसलिए इकट्ठे हुए थे कि आज उनको याद करें, उनके लिए दुआ करें। आपने उस दिन क्या देखा? आप तो बड़ी खुशी खुशी आए होंगे, एडमिशन ऐसा ही था आपके दोस्त आपका इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन जब आप जामे कराची में दाखिल हुए तो आपने क्या देखा? नद भाई आज इस बात को 36 साल हो गए तकरीबन, लेकिन वाक़या आज भी दिल में ज़िंदा है उसी तरह से। जामे कराची में पढ़ना उस वक्त हर स्टूडेंट का ख्वाब होता था। कराची का स्टूडेंट चाहता था कि जामे कराची आए, तो हम भी उसी में हमने स्टूडेंट ग्रेजुएशन की थी इस्लामिया कॉलेज से, तो एडमिशन अप्लाई किया था कॉमर्स में। लिस्ट लगनी थी, रात को हम सारे दोस्त वगैरह बैठे थे कि सुबह लिस्ट देखने जाएंगे। सुबह कोई 8 बजे के करीब मैं क्लब से आया था एक्सरसाइज वगैरह करके, तो हारून और ये मेरे ख्याल में सुहेल मेरे पास ये लोग आए हैं। ये शायद सऊद को लेने आए थे, सऊद मेरे पीछे वाले घर में ही रहता था। सऊद से इनकी फिर जो है मुलाकात नहीं हो सकी, तो ये मेरी तरफ आ गए कि चलें यूनिवर्सिटी चलते हैं और वहाँ एडमिशन लिस्ट लगी है वो चल के देखते हैं। तो मैंने इनको कहा कि यार तुम लोग निकलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, क्योंकि मैं उस वक्त तैयार नहीं था और ड्रेस वगैरह चेंज नहीं किया हुआ था। तो उसके बाद मैं ड्रेस चेंज वगैरह करके जब मैं पहुंचा हूँ यूनिवर्सिटी गेट पे, तो स्टूडेंट्स बाकायदा रोते हुए बाहर आ रहे थे और एक अजीब कैफियत थी, और नीपा से आगे आने नहीं दिया जा रहा था। यूनिवर्सिटी के ऊपर से जो पहाड़ी जो आज जहाँ घर वगैरह बन गए, वहाँ बहुत सारे लोग असला लिए खड़े हुए थे। एक अजीब मतलब माहौल था, समझ में नहीं आ रहा था। जो हमारे कुछ जानने वाले दोस्त वगैरह थे वो रोते हुए बाकायदा बाहर आए और उन्होंने पकड़ के कहा कि बॉबी अंदर मत जाना, तुम्हारे सारे लड़के अंदर मार दिए हैं। किसको मार दिया है, क्या हो गया है? फायरिंग हो रही है, और अमूमन हो जाती थी फायरिंग, लेकिन उस दिन कुछ माहौल डिफरेंट था। और जो लोग वहाँ नज़र आ रहे थे वो बाकायदा ट्रेंड और दहशतगर्द लोग थे, कोई तलबा तंजीम के लोग नहीं थे। वो कोई मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि किसी तलबा तंजीम से इनका कोई ताल्लुक़ हो। वो एक अजीब मखलूक थी, और असला जितना उनके पास और जिस किस्म का जदीद असला था वो हमने पहले देखा भी नहीं था। और ज़ाहिर हम भी बच्चे थे, 19 साल उम्र थी। अंदर गए तो फिर ज़ियाउल्लाह, हुजूर बख्श भुट्टो वगैरह ये हमारे दोस्त थे PSF के, जिनको हम जानते थे, इनसे इन्होंने कहा निकलो, अपने सारे लड़के अंदर मार दिए हैं। फिर हम आए हैं पूछते जिम्नाजियम की तरफ आए, तो यहाँ पे फिर हमें आके पता चला कि भाई हारून को और सुहेल को जो है मार दिया है, नासिर जावेद को गोलियाँ लगी हुई थी 8, महमूद को 13 गोलियां लगी हुई थी। अब ये ज़ख्मी थे। पहला जो यहाँ पे उस वक्त जो चल रही थी चीज़ कि इनको हॉस्पिटल किस तरह लेके जाया जाए। उसके बाद आपने क्या महसूस हुआ, क्या किया, किस तरह उनको हॉस्पिटल पहुँचाया? क्योंकि वो काफ़ी देर तक हमने सुना है वो खड़े रहे, उनके जाने के बाद ही आप पहुँचे होंगे।
नहीं भाई, वहाँ पे ये था कि मतलब एक तो हमें एम्बुलेंस प्रोवाइड नहीं की जा रही थी, यहाँ से कोई भी एम्बुलेंस वगैरह हमें नहीं मिल रही थी कि हम किसी में ले जा सकें। कोई मदद करने को तैयार नहीं था, कोई करीब आने को तैयार नहीं था। अब आप सोचें कि 2 घंटे पहले आपसे आपका कोई दोस्त मिल के गया, उसकी लाश पड़ी हुई हो, तो आपकी क्या कैफियत होगी उसका, मतलब उसका भेजा ऊपर लगा वो, मतलब किसने मदद की, किसकी मदद से उन किसी जख्मियों ने को कोई लाशों- मदद नहीं की। हम किसी ने सारे नहीं की? हम हमारे ही दोस्त थे जो हम लेके गए, और हम ही ने उठाया, किसी तीसरे ने आके उनकी कोई हमारी मदद नहीं की थी। हम ही जिना हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पहुँचे तो बस ये था कि हमें पता था कि क्या हो चुका है, हमें पता था कि हमारे दोस्त 3 शहीद हो चुके हैं। बाकी हमारा पहला ये था कि जो इतने ज़ख्मी हो गए हम उनको बचा लें। शायद कोई बच जाए इसमें। उसमें मतलब एक सारा, फिर हमारा पीएसएफ के सारे लड़के जो भी थे जहाँ वो हॉस्पिटल आ गए, एक की लाश जा रही थी, एक की आ रही थी। तो हमें ये डर था कि जो बाकी ज़ख्मी हैं अब इनकी भी कहीं लाशें बाहर ना आ रही हों। तो बस दुआ भी थी दिल में कि यार अल्लाह करे ये जो बाहर आ रहा है ये सही आए। तो एक अजीब कैफियत थी। और मतलब जामिया कराची या पाकिस्तान की हिस्ट्री का बदतरीन वाक़या था, बदतरीन। ये वाक़या जो था ये बड़ा अजीब वाक़या था, क्योंकि ये लोग ये चाहते थे, उस वक्त की जो लिसानी तंजीम थी वो ये चाहती थी कि पूरे तालीमी इदारों पे उनका कब्ज़ा हो जाए, उनकी दहशत कायम हो जाए। देखें, किसी को मार देना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आप एक गोली मार के भी मार सकते थे, लेकिन जितना ब्रूटली मारा कि हारून का भेजा उड़ा हुआ है, सुहेल की बॉडी ख़राब हुई हुई है पूरी, और अज्जन को भी इसी तरह मारा, 13 गोलियां मार रहे हैं। तो वो ये था कि उनका तालीमी इदारों में वो अपने अलावा किसी को देखना नहीं चाहते थे। और उससे पहले जमीयत भी ये चाहती थी कि उनके अलावा कोई ना हो, लेकिन जमीयत ने ऐसा एक्ट नहीं किया कभी भी। उनकी जो भी लड़ाई थी तालीमी इदारों तक थी, ना घरों तक थी, और ना वो मारते थे। शायद एक कत्ल हुआ था 1981 में कदीर आबिद का, वो भी कराची यूनिवर्सिटी पीएसएफ के थे, हाफिज़ असलम उसमें इन्वॉल्व थे जिसने किया था। लेकिन उसके बाद जो हुआ, और उसके बाद फिर ऐसा कोई वाक़या दूसरा कभी भी नहीं हुआ जैसा ये 8 जुलाई हुआ। एक नॉर्मल अंदाज में हम बैठे थे तो अचानक पहले दूर से एनएडी की तरफ से फायरिंग की बड़ी शदीद आवाज़ें आनी शुरू हुई। तो हम थोड़ा सा अलर्ट हो गए, क्योंकि शहर के और तालीमी इदारों के हालात वाकई में उस वक्त सही नहीं थे। तो अचानक ही यूनिवर्सिटी में बसों में भर के 2-3 बसें थीं, और एक बहुत सारे लोग जो है ना वो बस से उतरे, नारेबाजी की, हवाई फायरिंग की, और वो कहीं से भी तालिब इल्म नहीं नज़र आ रहे थे। तो जाहिर है कि एक पैनिक सी सिचुएशन क्रिएट हुई। तो हम लोगों ने भी अपनी अपनी राह लेने की। जैसे हम नीचे उतरे तो बस एक बेदरीग फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ कि अनदेखे कौन क्या है। और ये तो फिर उसको हमने, ज़ाहिर है वो जगह छोड़ के हम वहाँ से निकले, और उसके बाद हमने कहा कि ठीक है ये माहौल ख़राब हो रहा है, यूनिवर्सिटी का नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद हम लोगों ने अपनी जगह छोड़ दी थी। तो उसके बाद जब थोड़ा सा वक्त ही गुजरा था, एक नॉर्मल अंदाज में हमने कहा चले भाई अब अपने जगह पर दोबारा चलते हैं। तो जैसे ही हमने अपनी जगह पर जाने की कोशिश की तो हमें तो फिर वो कातिल ही कातिल नज़र आए कि आगे से बेदरीग गोलियों का इस्तेमाल था। और उसमें मैं तो नहते इसलिए कहूँगा कि जहन के किसी गोशे में आपके जब लड़ाई ना हो और कोई हमला आवर हो और उनकी नियत ही आपको मारने की हो, तो ये साने हुआ। तो फिर वो तमाम दोस्त जो आगे बढ़ रहे थे, आगे जाना चाह रहे थे, वो उन्होंने तो जायपना अपनी जिम्नाजियम को देखा। और जिम्नाजियम में जब मैसूर हुए तो नवेद उसके बाद के जो मामलात हुए तो उन्हें बाकायदा निकाला गया जिम्नाजियम से कि भाई हम जो है आपको कुछ नहीं कहेंगे, आप बाहर आ जाएं। और उसमें कोई तफरीक नहीं थी कि कौन किस तंजीम का है क्या है। तो बहुत सारे लड़के थे, और उसमें जिम्नाजियम से जिन्होंने निकलने की कोशिश की तो फायरिंग का ये आलम था कि जिसने निकलने की कोशिश की वो भी मारा गया उस दिन। तो ये चीज़ जो थी समझ में आने वाली, किसी तलबा तंजीम की तरफ से ये अटैक नहीं लग रहा था। ये चंद ऐसे तरबियत याफ्ता और चीदा लोग थे कि जो वहाँ मौजूद थे और जिनका काम ही ये था कि आज हमें जो मिले हम उसको मारना। उसके बाद की कुछ मुश्किलात बताएं कि आपको एफआईआर कटाने में क्या हुई, और जिन जिन के खिलाफ एफआईआर कटाई थी वो गिरफ्तार हुए या निकल गए, या आज वो कहाँ हैं? हमने बाकायदा नाम के साथ कि यहाँ के ये ज़िम्मेदारान हैं, ये लोग मौजूद थे MQM और APMSO के हवाले से। और यहाँ तक हुआ कि उस वक्त कोर कमांडर तक इन्वॉल्व हुए
इस मामले में। और उन्होंने हमसे जो मीटिंग की और उसमें हमसे कहा कि आप लोग भाई क्या चाहते हैं। तो हमने कहा हम क्या, सिंपली हम ये चाहेंगे कि जिन लोगों ने हमारे दोस्तों को शहीद किया है, जो नॉमिनेट हैं, आप उनको गिरफ़्तार कर लीजिए। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि गिरफ़्तारी तो दूर की बात, मेरे ख़्याल से कहीं छापे वगैरह तक नहीं पड़े, क्योंकि एक तरफ से वो सियासी इत्तेहाद को बचाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन वो सारा मामला फेडरेशन ही का था कि अगर पार्टी हवाले से कोई कोशिश हो रही थी तो वो अपना एक फेडरेशन में गवर्नमेंट थी उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, वहाँ से उनकी हिकमत अमली थी। लेकिन हमारा जो नुकसान हुआ तालिब इल्मों का, हम बड़े बेयारा मददगार रहे थे, यानी किसी भी तरफ से हमें कोई सपोर्ट ना इंतज़ामिया की सपोर्ट रही नवेद, और ना ही पार्टी की तरफ से जो ड्यू हमें सहारा मिलना चाहिए था वो मिला। FIR करने के बावजूद वो लोग मुल्क से बाहर चले गए बाद में, कैसे निकले, उनका नाम ECL में कैसे नहीं डाला गया, और वो तमाम जो कि उनको निकाला गया। डेफिनेटली कोई याद है जिंदा उसमें जो उन लोगों में थे, कोई याद है आपका, किसी का नाम लेना चाहेंगे? काफ़ी मुश्किल में नहीं डालना चाहता, नहीं नवेद, उसमें देखें काफ़ी अरसा गुजर चुका है, और ये सारे जैसे इतने बड़े सानियात होते हैं तो इसमें आपको भी पता है, मुझे पता है, इसको पोलिटिसाइज़ करने की कोशिश की जाती है। तो यही उस साने के साथ हुआ कि जिन तालिब इल्मों ने कुर्बानियाँ दी, तो वो सीधा वो ज़ाहिर है कि तलबा स्ट्रगल या स्टूडेंट स्ट्रगल ही की उसमें हम उसे लेके जाएंगे, तो उसको नॉर्मलाइज़ करने के लिए पोलिटिसाइज़ किया गया, और उसके बाद आपको पता है कि उस हवाले से कोई गिरफ़्तारी नहीं। अच्छा, इस सारे वाक़े में एक वाक़या जो सुहेल रशीद था, अपने वालिद का एक इकलौता बेटा था, DJ कॉलेज से वो ग्रेजुएट था, जामा कराची में एडमिशन के लिए आया हुआ था, उसका किसी चीज़ में लेना देना नहीं था। उसको कहते हैं जब बाहर बुला के वो सुहेल नामी आदमी ढूंढ रहे थे, उसको बड़ी बेदर्दी से मारा। किसी ने उसको ये नहीं बोला कि ये सुहेल पंगा नहीं है, ये सुहेल रशीद है। सिर्फ नाम के एक जैसा होने से या मुशाबहत रखने से ये नहीं होता कि किसी को आप मार दें। कोई तहकीक नहीं की गई। तहकीक तो देखिए नवेद उस वक्त करते ना कि जब कोई मारने वाले तालिब इल्म होते, टारगेट करके एक क्यों आते तो जी, वो तो दे हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि हमें तो मारना ही है। सुना आपने, देखा भी आपने, सब चश्मदीद गवाह आज उम्र के आखिरी दहाने पे हैं, 60 हैं, 60 55 60 से ऊपर ही हैं। आज भी उनकी आंखों में आंसू हैं, आज हमारी भी आंखों में आंसू हैं। मैं खुद बड़ा ही इसमें जज्बाती हो गया था जब मैं आपके साथ सुन रहा था, देख रहा था। ये सब हकीकत है, ये फिल्म की दास्तान नहीं थी कि लाइन में खड़े होकर मार दिया, और कई गोलियां और कई घंटे लाशें नहीं उठने दी। एक ऐसा लाउड एंड क्लियर मैसेज कराची के तालीमी इदारों में और कराची के लोगों को दे दिया था उस दहशतगर्दी ने कि जिसके बाद जामे कराची में तारीकी छा गई। कई अरसे तक क्लासें बंद रहीं, खुली तो फिर रेंजर्स थी जो आज तक है। और आज वो दिन है, आज का दिन है, कभी भी वो माहौल, कभी भी वो चीज़ें, वो अरूज कभी नहीं मिला, डाउनफॉल शुरू होता रहा। जामा कराची ने बड़े नामवर लोग पैदा किए जो इस वक्त पूरी दुनिया में बहुत बड़े बड़े इदारों के CEOs बने बैठे हैं। इस शहर के, इस पाकिस्तान के बड़े बड़े सहाफ़ी, मैं नाम नहीं लूँगा, सुनेंगे समझ अपने गिरबान में झांक लें जिसको मैं बोल रहा हूँ, जिसने कराची उसी से पढ़ा हुआ है और आज वो किसी मुकाम पे है। मैं उन आप सबसे मुखातिब हूँ, आप सबसे। बड़ा नाम दिया आपको जामे ने, आज आप बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, आज आप सेनेटर हैं, आज आप MNA हैं, MPA हैं, मिनिस्टर हैं, बहुत सारे इदारों के CEO हैं, बिजनेसमैन हैं। क्या आपने सोचा कि आपने जामे को क्या दिया? आज जामे कराची पुकार रही है आपको। आज उसकी इनरोलमेंट 15,000 10,000 से भी कम हो गई है। तनख्वाह देने के लिए स्टाफ को कभी HSC की तरफ देख रहे होते हैं, तो कभी सिंध गवर्नमेंट की तरफ, तो कभी कहीं। गवर्नमेंट ने हर तजुर्बा करके देख लिया। पहले गवर्नर के अंडर में थी, फिर CM के अंडर में ले आए, अब किसके अंडर में लाए भाई? दुनिया भर के फारिगुल तहसील तुलबा जब अपनी लाइफ में कुछ करने के काबिल होते हैं तो सबसे पहले अपने जामे को पे बैक करते हैं। आप तो आज बहुत टाइम हो गया
आज अपने जामे के लिए क्या कर रहे हैं, आज पुकार रही है आपको आपकी जामे कराची। आप सेनेटर हो या एमएनए, एमपी हो या आप एक सहाफी, एक बिजनेसमैन, आपको पुकार रही है आपकी जामे। बहुत नीड है उसको, उस जगह पहुंच गई है कि आज 2 टर्म के बाद वीसी जब जा रहा है और 52 लोगों ने अप्लाई किया। मैं ज़रा जज्बाती हो गया हूँ, मुझे अफसोस होता है, हमारे जामे हैं, हम जब अपनी डिग्री देखते हैं पे लिखा होता है फ़ख्र होता था। आजकल के बच्चों को फ़ख्र नहीं है यार, वो फ़ख्र दोबारा लाना है और वो आपकी जिम्मेदारी है। जो लोग सुन रहे हैं जामे के फारिग होते थे, दुनिया में कहीं भी हैं आप, मैं जानता हूँ अमेरिका में बैठे हुए बहुत बड़ी बड़ी इदारों के सरबराह हैं, मैं जानता हूँ यूनाइटेड किंगडम में, मैं जानता हूँ बहुत बड़े बड़े बिजनेस स्कूल से पढ़े हुए बैंकर्स हैं, मैं जानता हूँ यहाँ साफियों को जो आते हैं हमारे साथ, हमको पता है बड़े बड़े नाम हैं उनके, उस पर पता नहीं क्या हो जाता है उनके एक एक प्रोग्राम पे। करो ना जामे पे प्रोग्राम, मांगो ना, कुछ पे बैक करो ना उसको। बहुत बड़ी जगह है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बन सकती है एक और पब्लिक, हेल्थ यूनिवर्सिटी बन सकती है, बिजनेस स्कूल बन सकता है, आईटी बन सकती है, कुछ करो ना। ऐसे ऐसे वीसी के लिए नाम है जिन्होंने पीएचडी तो क्या एमफिल भी नहीं किया हुआ और बनना उनको वाइस चांसलर है यूनिवर्सिटी की। क्यों भाई, भला क्यों बनना है भाई? पूछो तो, ब्यूरोक्रेट से क्या काम है, क्यों बनना है भाई? पूछो तो उनसे कोई, आप पूछे ना जो साफी हैं बड़े बड़े, किसी की ज़मीन पे नज़र आता, किसी अपने अपने गोल्स लेके आते हैं। बहरहाल इस बात ही हो गया और होना था, होने वाली चीज़ है। जब कभी अपने मादरुम इल्मी पे ये बात आ जाती है, उसका ये हाल देखते हैं हम। जाके लाइब्रेरी गया उधर तो ऐसे कौवे बोल रहे थे यार, कैफेटेरिया में वो समोसे हम खाते थे बैठ के, उधर जाते थे, कोई नहीं था यार। बहुत और बड़ी चीज़ें, आर्ट्स लॉबी सुनी पड़ी थी। तो भाई ये था आज का प्रोग्राम जिसमें मैंने बताया जिम्मेदार कौन है तबाही का, आप इसका फैसला आप खुद करें। मैं नहीं बोल के किसी को प्रोटेस्ट करना चाहता, सब चीज़ें सबके सामने है, किसकी वजह से आज किस मुकाम से आज हम किस मुकाम पे हैं। लेकिन ज़रा सी नम हो तो बड़ी ज़रखेज़ है ये ज़मीन आकर। ये आपको पता है, इतनी बड़ी जगह है, इससे बहुत कुछ हासिल हो सकता है, बहुत हम फिर वहाँ जा सकते हैं। बहुत से मुखिर हज़रात ने कोशिश की, कई डिपार्टमेंट बनाए, सिंडिकेट पता नहीं क्या कर रही, कैसे कैसे लोग सिंडिकेट में इस यूनिवर्सिटी में आगे गए हैं। उफ, सेनेट जिनका काम फंड राइजिंग होता है वही आगे से उनसे ही कर करके थक जाते हैं लोग, मुतालबे नहीं वो होते। और बहुत सारी बातें करनी थी, प्रोग्राम लंबा हो गया, फिर कभी करेंगे। तो अपना हिस्सा डालें जी आप लोग, और अपने तय जो कर सकते हैं करें इस जामे को बचाने के लिए, वो आपको पुकार रही है। अल्लाह हाफ़िज़।